हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कंपटीशन रूप चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम एनसीईआरटीज़ की सीरीज चला रहे हैं यहाँ पर इस वीडियो में। और एनसीईआरटी में आज हम सोशल साइंस की क्लास 6 की एनसीईआरटी को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें एसएसटी की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 2 है। यहाँ पर चैप्टर का नाम आपको दिख रहा है, ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। इसी को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक लाइन लिखी हुई है जूल्स वर्ने की, ओशन इज़ एवरीथिंग। तो ओशन क्या है? सब कुछ है जूल्स वर्ने के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ओशन क्या होता है। फर्स्ट पैरा जो है, इस फर्स्ट पैरा में बताया गया है कि हम अगर अर्थ को कहाँ से देखते हैं, अंतरिक्ष से देखा जाता है अर्थ को, तो वो किस कलर की दिखाई देती है? ब्लू कलर की दिखाई देती है। क्यों? उसके पीछे रीजन है क्योंकि हमारा जो कॉन्टिनेंट है, अर्थ है हमारी, उस पर ज़्यादा मात्रा में क्या है? वाटर है, यानी पानी है ना। अप्रोक्स 3/4%, 3/4% क्या है? 3/4 वाटर है, यानी लगभग 71% के अराउंड हमारे कॉन्टिनेंट पर वाटर है। इसीलिए इसको ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। हमारी अर्थ को क्या कहते हैं? ब्लू प्लेनेट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके लगभग ज़्यादातर भाग पर क्या है? वाटर है, पानी है। ठीक है, और हमारी इस वाटर बॉडी जो है, लार्जेस्ट वाटर बॉडी ऑन द ग्लोब, हमारे जो ग्लोब है, ग्लोब पर यानी हमारी अर्थ पर सबसे बड़ी जो वाटर बॉडी है वो ओशन है, यानी समुद्र है। ठीक है, तो इस वाला जो पैराग्राफ है इसमें यही बात बताई गई है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पर 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। एक तो इसमें सबसे मेन दिया गया है कि ओशन क्या है ना। ओशन किसे कहेंगे? तो लार्जेस्ट वाटर बॉडी वी सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशन, उसको ओशन कहा जाता है। फिर एक टर्म आया है लैंड मास। क्या होता है? तो लैंड मास एक लार्ज बॉडी होता है और लैंड यानी भूमि का एक बहुत बड़ा टुकड़ा, उसको लैंड मास कहते हैं। फिर कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं? यानी लैंड मास का ही बड़ा स्वरूप अगर हम कहें तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्टिनेंट हो जाएगा। लार्ज कॉन्टिन्यूअस एक्सपेंशन ऑफ लैंड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट, उसको कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो इसमें ये बताने की कोशिश की गई है इस पैरा में कि पहली चीज़ तो है कि हमारी धरती क्या है, उसको ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ओशन के बारे में बताया गया कि ओशन किसको कहेंगे। तीसरी बात है कि लैंड मास क्या होता है और कॉन्टिनेंट क्या होता है। इन सभी में थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस है वो बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे एक सिंबल दिया गया है और ये सिंबल किसका है आपको पहचानना है। ठीक है, ये किस चीज़ का सिंबल है? ये इंडियन नेवी का एक वाक्य है जिसको शाह नो वरुणा कहा जाता है। ये शाह नो वरुणा का मतलब क्या है? वरुण देव यानी हमारे वैदिक काल के देवता हैं जिनको वरुण कहा गया है। और वरुण जो देवता हैं ये आकाश और जल और समुद्र के देवता माने जाते हैं। ठीक है, आगे इसमें जो टॉपिक है, आगे यहाँ पे हम देखेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ, यानी हमारी पृथ्वी पर कितने भाग में वाटर है और कितने भाग में क्या है? लैंड है, भूमि है। तो यहाँ पर 2 ग्लोब दिए गए हैं। यहाँ पर आपको ही ये समझना होगा कि ये 2 मैप दिए गए हैं। ये नॉर्थ पोल वाला साइड दिखाया गया है और ये साउथ वाला है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है मैप ऑफ द अर्थ, जो एवब है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब इसमें आपको कुछ चीज़ पहचाननी है। क्या पहचानना है वो मैं आपको बताता हूँ कि देखो, आप अगर नॉर्थ पोल पे ध्यान से देखोगे
तो नॉर्थ पोल पे ये जो दिखाया जा रहा है ये क्या है, ये कॉन्टिनेंट वाला भाग है, ठीक है। और हमें ये समझ में आ रहा कि नॉर्थ पोल पे कॉन्टिनेंट वाला पार्ट ज़्यादा है और साउथ पोल पे ओशन ज़्यादा है। साउथ पोल पे क्या है, ओशन वाला पार्ट ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है जो हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में कॉन्टिनेंट यानी लैंड धरती वाला भाग ज़्यादा है और साउथ हेमिस्फीयर में यानी दक्षिणी गोलार्ध में ओशन वाला भाग ज़्यादा है, यानी वाटर ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है। इसको ही यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। लेट्स एक्सप्लोर आप करेंगे ही, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पिक्चर्स दी गई हैं जिसमें बताया गया है कि जो हमारी ओशन लाइफ है यानी समुद्र की लाइफ है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखो, कोरल रीफ्स होती हैं, स्टार फिश, ये क्या है, ये एक सितारे की तरह दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं स्टार फिश। ये क्या है, स्टार फिश है, ठीक। और नेक्स्ट शार्क हैं, ये शार्क है, ये स्पर्म व्हेल है, ये डॉल्फिन हैं और ये भी फिश है जिनको ट्रॉपिकल फिश कहते हैं, है ना। एल्गी, ये एल्गी है, काई जिसको नॉर्मली बोलते हैं, पेंगुइन और टर्टल यानी कछुआ। तो ये समुद्र में इसके अलावा भी असंख्य संख्या में जो हमारे स्टोन होते हैं, पक्षी भी हैं, कई तरह के फिशेज हैं, बहुत सारे यहाँ पर हमारे समुद्र में ओशन में होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, तो इसमें ये बताया गया है इस वाले पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ में कि भी हमारे ओशन जो है, ओशन और अर्थ में क्या किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो मोस्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन प्लेनेट यहाँ पे है, ओशन में है। ज़्यादातर जो हमारा पानी है वो किस में, समुद्र में है, ठीक है। लेकिन वो पीने के योग नहीं है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो सॉल्टी होता है। ओशन वाटर कैसा होता है, सॉल्टी होता है, जिसको हम पीने के यूज़ में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर फ्रेश वाटर हमें कहाँ से मिलता है, देखो फ्रेश वाटर बहुत कम है और वो हमें ग्लेशियर से, रिवर से, लेक से, ग्राउंड वाटर से मिलता है, ठीक है। अब अगर हम आगे आएंगे और बात करेंगे कि भी ओशन है और कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर दो मेन चीज़ें हैं, इस चैप्टर का नाम ही है ओशन एंड कॉन्टिनेंट। तो ओशन जो है हमारा, इस ओशन में हम देखेंगे कि पूरे हमारे अर्थ पर कितने ओशन हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टिपिकल है ना। क्यों टिपिकल है, क्योंकि ओशन के अंदर भी ओशन है, छोटे छोटे वाटर का जो ग्रुप है वो भी एक ओशन है। ओशन के अंदर बहुत सारे ओशन हैं, लेकिन मेजर जो ओशन माने जाते हैं, जो हमारे समुद्र हैं, उनकी संख्या 5 है। देखो 5 ओशन हैं, 5 ओशन हैं। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, साउदर्न या अंटार्कटिक ओशन। जो आर्कटिक ओशन है ये नॉर्थ पोल पे है, साउदर्न या अंटार्कटिक ये साउथ पोल पर है। बाकी पैसिफिक ओशन हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया और इंडियन ओशन जो भारत के चारों ओर फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कुछ वर्ड हैं जैसे मरीन लाइफ। मरीन लाइफ का मतलब है जो समुद्र में, जैसे मैंने अभी आपको एक पिक्चर दिखाई थी जिसमें फिश हैं, डॉल्फिन है ना, जो समुद्र की बायोडाइवर्सिटी है उसको मरीन लाइफ कहा जाता है। फ्लोरा, इसके बाद है फ्लोरा, टर्म है फ्लोरा, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा का मतलब है जो समुद्र के अंदर छोटे प्लांट है, एल्गी और सीवीड्स, ये सब क्या है, इनको बोलते हैं फ्लोरा। फौना बोलते हैं जो एनिमल्स हैं, जैसे फिश, डॉल्फिन, व्हेल्स, है ना। यानी समुद्र के अंदर जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनका जो इकोसिस्टम होता है उसको फ्लोरा कहते हैं। और
जो फौना है वो जो एनिमल हैं, डॉल्फिन है, वेल्स है, फिशेस है, उसको फौना कहा जाता है। ठीक है। अगर हम देखेंगे कि साइज के अकॉर्डिंग, यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं कि साइज के अकॉर्डिंग जो हमारे ओशन हैं तो वो कौन कौन से, देखो इस वाली पिक्चर में आपको क्लियर दिखेगा कि कौन सा ओशन कहाँ पर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर। तो लार्जेस्ट ओशन अगर हम देखेंगे तो लार्जेस्ट ओशन हमारा है पैसिफिक। देखो ये पैसिफिक ओशन है। ये लास्ट चैप्टर में मैंने मैप को देखना आपको बताया था, तो आप देख लोगे, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगे कि ये पैसिफिक ओशन यहाँ भी है और इधर भी है, क्योंकि ये एक मैंने बताया था फ्लैट स्क्रीन पे बना हुआ मैप है। ग्लोब पर अगर देखेंगे तो ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे। तो जो सबसे बड़ा है वो है पैसिफिक, उसके बाद है अटलांटिक ओशन, फिर इंडियन ओशन है, उसके बाद है साउदर्न ओशन, यानी इसको अंटार्कटिक भी कहा जाता है, और सबसे छोटा होता है आर्कटिक ओशन। सबसे छोटा क्या है हमारा, आर्कटिक ओशन है। अब नेक्स्ट जो पैरा पे आते हैं हम, नेक्स्ट इसमें क्या है, एक्सप्लोर करना है कि ये बताना है। देखो यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है कि कौन सा ओशन नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, कौन सा साउथ में है। तो ये आपको अपने आप पेन पेंसिल लेके बैठना है और करना है इसको। ठीक है, डोंट मिस आउट। ओशन एंड डिजास्टर। अब यहाँ पे ये बताया गया कि ओशन है। अब ये ओशन जो है इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पॉजिटिव भी हैं और कुछ निगेटिव भी हैं। जैसे पॉजिटिव में क्या है कि अगर हम भारत की बात करें, जैसे ये इंडिया का मैप है, हम इसको यहाँ पर देखें तो यहाँ पे इंडियन ओशन है और इसमें इसके दो पार्ट हैं, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि मानसून, हमारा जो मानसून है वो समुद्र पे डिपेंड करता है, ओशन पे डिपेंड करता है। अब अगर मानसून नहीं हो, मानसून का मतलब क्या है, जो भारत में बरसात होती है ना, गर्मियों के पश्चात जो यहाँ पर रेनी सीजन आता है, बरसात होती है, जिसको मानसून कहा जाता है। तो मानसून सीजन अगर नहीं होगा तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, यानी कृषि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि भारत का जो मानसून है, मानसून पे ही डिपेंड करती है क्या है, एग्रीकल्चर, है ना। हमारी कृषि जो है, भारत की जो कृषि है वो डिपेंड करती है किस पर, मानसून पे। तो इसलिए बारिश होना बहुत ज़रूरी है। अब एग्रीकल्चर यानी अनाज ही नहीं होगा, अनाज का उत्पादन नहीं होगा तो हम भूखे रह जाएंगे, है ना। और अनाज का उत्पादन नहीं होगा तो रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, और जो भी इंडस्ट्री का प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन नहीं होगा। यानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मानसून का होना, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटी शुरू होती हैं, बनती हैं। ठीक है, तो मानसून रेंस हर गर्मियों में किसके द्वारा ओरिजिनेट होती हैं, समुद्र के द्वारा ही होती है। ठीक है, यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि ओशन एंड डिजास्टर। अब डिजास्टर पे आते हैं, लेकिन क्या होता है अभी कि कई वजह से ये जो समुद्र है वो समुद्र में बहुत सारे तूफान वगैरह आते हैं। देखो यहाँ पे ये लिखा है, कुछ ओशन में राइज टू स्टॉर्म, है ना, वायलेंट इवेंट होता है, रेनफॉल होती है, विंड्स हवाएं चलती हैं, साइक्लोन चक्रवात आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो कोस्टल एरिया हैं उनमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब सुनामी आती है। सुनामी का आपने सुना होगा, सुनामी में क्या होता है, जो समुद्र का जल है वो कोस्टल एरियाज में अंदर तक घुस जाता है और अपने साथ वापस सारी चीज़ों को बहाकर ले जाता है, और उसी को कहते हैं हम सुनामी। ठीक है, सुनामी जो है एक बहुत बड़ा डिजास्टर है
जो भारत में भी जिसका इफेक्ट आया था एक बार यहाँ पर 2004 में, देखो ये दे रखा है, ठीक है, दिसंबर 2004। सॉरी वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था यहाँ पे, है ना। तो मैं बता रहा था कि दिसंबर 2004 में क्या हुआ था। दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी भारत के कोस्टल एरिया में और 13 कंट्री पर इसका इफेक्ट पड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर सुनामी की वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो गई थी भारत में, लाखों लोग मर गए थे। देखो यहाँ पर लिखा भी है, लगभग 2 लाख लोगों की जान चली गई थी और मुख्य रूप से प्रभावित हुए थे तमिलनाडु और केरल के कोस्टल एरिया। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह की समस्याओं को से निपटने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक संगठन बनाया गया जिसको NDMA कहते हैं। NDMA क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। वो सभी तरह के जो डिजास्टर आते हैं उनको से निपटने के लिए अथॉरिटी, ये फोर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एक फोर्स है, और NDRF सुना होगा आपने, है ना, और SDRF यानी स्टेट, हर स्टेट की भी है। अब ओशन के बाद हम बात करते हैं अगला कॉन्टिनेंट्स पे। जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं, कॉन्टिनेंट इस पैरा में जो बताया गया है कि कॉन्टिनेंट कितने हैं, है ना। और कॉन्टिनेंट को बेसिकली अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है क्योंकि कॉन्टिनेंट कोई भी अलग नहीं है, जैसे मैं आगे आपको अभी बताऊंगा। देखो यहाँ आते पहले आगे देखेंगे। 4 कॉन्टिनेंट, 5, 6 भी हम कह सकते हैं। देखो यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये यूरोप और एशिया है, अगर इसको मान लिया जाए, ये एक्टिविटी में दिया गया है। यूरोप और एशिया ये एक ही कॉन्टिनेंट है बेसिकली, लेकिन लैंड मास तो एक ही है, लेकिन ये अलग अलग कॉन्टिनेंट बन गए हैं, ठीक है। तो आते हम अपने वापस, ठीक है। कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट में कितने कॉन्टिनेंट हैं हमारे, देखो 5, सबसे पहले 4 भी माना जा सकता है, जैसे अफ्रीका और यूरेशिया, फिर अमेरिका, अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया। 5 भी माना जा सकता है। अफ्रीका और यूरेशिया को अलग अलग मान लो अब, ठीक है। अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिक, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया। 6 भी माना जा सकता है, ठीक है। कैसे, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, नॉर्थ और साउथ अमेरिका को अलग अलग कर दिया इसमें, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हम जो कॉन्टिनेंट की संख्या मानते हैं कि क्वेश्चन आ जाएगी भी कॉन्टिनेंट कितने हैं, तो कॉन्टिनेंट माने जाते हैं 7 कॉन्टिनेंट मानते हैं, 7 कॉन्टिनेंट माने जाते हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, इनके साइज के अकॉर्डिंग कि सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका है, फिर यूरोप है, ठीक है। यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया आता है, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अंटार्कटिका। ये 7 कॉन्टिनेंट है। देखो इस लाइन में भी लिखा है, द लास्ट लिस्ट ऑफ 7 कॉन्टिनेंट इज मोस्ट वाइडली एडॉप्टेड एंड यूज, यानी हमारा आंसर क्या होगा, 7 कॉन्टिनेंट। अच्छा, अब यहाँ पर एक एक्टिविटी टाइप की दी गई है, इसमें दिखाएगा कि ओलंपिक जो गेम होते हैं, ओलंपिक गेम में जो छल्ले होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। तो ये 5 छल्ले जो हैं 5 कॉन्टिनेंट को, जो ये मानते हैं 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं।
और वो 5 कौन कौन सी हैं? अफ्रीका, अमेरिका, यानी नॉर्थ और साउथ अमेरिका को एक ही जगह दिखाया जाता है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है नॉर्थ अमेरिका, ऐसे इसको एक जिगजैग फॉर्म में दिया है, आपको यहाँ पर ये एक्टिविटीज़ करनी है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं आइसलैंड, ये छोटा चैप्टर है थोड़ा सा, है ना, आइसलैंड। तो आइसलैंड क्या होते हैं? आइसलैंड एक छोटे भाग होते हैं लैंड के ही, है ना, सम स्मॉलर पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर ऑन ऑल साइड्स। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है कि आइसलैंड क्या होता है। तो आइसलैंड क्या है? सराउंडेड बाई वाटर ऑन ऑल साइड, दे आर कॉल्ड आइसलैंड। आइसलैंड बहुत ज़्यादा हैं, देयर आर लेक्स ऑफ आइसलैंड, यानी लाखों की संख्या में हैं, है ना। लेकिन इसमें इंडिया में अगर हम देखेंगे तो लगभग 1300 आइसलैंड हैं, 1300 आइसलैंड हैं। ठीक है, और ये 1300 आइसलैंड जो है हम इंडिया के वेस्ट में और ईस्ट में हैं। अब कैसे? देखो, जो अरेबियन सी है, अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि अरेबियन सी की साइड में है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में है, और बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल की साइड में क्या है? अंडमान एंड निकोबार है। अंडमान एंड निकोबार किधर है? बे ऑफ बंगाल की साइड में है। तो लगभग 1300 हैं। ठीक है, और ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड एक आइलैंड है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड क्या है? लार्जेस्ट आइसलैंड है इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में सबसे बड़ा ये आइसलैंड है, लार्जेस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट आइसलैंड है। अब नेक्स्ट इसमें जो यहाँ पे टॉपिक दिया है वो ओशन एंड लाइफ के बारे में है। ठीक है, ओशन एंड लाइफ। तो ओशन एंड लाइफ क्या है? ओशन एंड लाइफ है कि ओशन वही चीज़ें जो मैंने आपको अभी ऊपर थोड़ा समझाया था कि वही ओशन की वजह से ही क्या होती है, ओशन की वजह से ही हमारे यहाँ रेनफॉल हो रही है, और रेनफॉल की वजह से ही क्या है, एग्रीकल्चर हो रहा है, एग्रीकल्चर की वजह से इंडस्ट्री चल रही है। ठीक है, विदाउट ओशन रेनफॉल नहीं होगा। तो इसीलिए हाफ ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस बाय द ओशन। ओशन का जो फ्लोरा एंड फौना है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो ओशन है, ओशन हमारे धरती को ऑक्सीजन दे रहा है। ठीक है, इसीलिए प्लेनेट का इसको लंग्स भी कहते हैं, इनको प्लेनेट का लंग्स भी कहा जाता है। और इसी वजह से जून 8 एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जून 8 को मनाया जाता है वर्ल्ड ओशन डे। लेकिन ओशन में क्या हो गया है अभी? ओशन में जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं, ये जो पैराग्राफ है इसमें बताया गया कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो रहा है कि जो ओशन है, ओशन हमारा पॉल्यूटेड हो रहा है ना। और ओशन अगर पॉल्यूटेड होगा तो जो ओशन का फ्लोरा एंड फौना सिस्टम है वो इकोसिस्टम खराब होगा, इकोसिस्टम खराब होगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन हमारी अर्थ पे कम होगी तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा तो बीमारियां बढ़ेंगी, और बीमारियां बढ़ने के कारण क्या होगा, हमारा जो ह्यूमन सिस्टम है वो खराब होता जाएगा। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखो कि इन अंटार्कटिका वाला जो मैंने आपको बताया था अभी आइसलैंड में, कि इंडियन अंटार्कटिका प्रोग्राम चल रहा है 1981 से। एक दक्षिण गंगोत्री स्टेशन है, ये कहाँ पे, ये याद रखना है बस, ये पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि दक्षिण गंगोत्री जो है इंडिया फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन बनाएगा 1983 में। तो ये हमारा
टॉपिक था आज का, जिसका नाम है ओशन एंड कॉन्टिनेंट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ओशन क्या है, कॉन्टिनेंट क्या है, और ओशन और कॉन्टिनेंट का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप शेयर करेंगे तो उससे मोटिवेशन एक मिलता है।